हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा हम लोग हमारा जो क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स है ना, उन लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आए हैं। रचित सर ऑलरेडी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करा रहे हैं आप लोगों को, राइट? तो आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बायो के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए, तो सुबह के टाइम पे आप केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करते हैं विद रचित सर, एंड हम लोग शाम में यानी कि 8 बजे के आसपास हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बायो के क्वेश्चंस क्लास 9 के, ठीक है? तो ये सैंपल पेपर से क्वेश्चन होने वाले हैं, इसका मतलब यहाँ पे रैंडम क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम ऑल द 3 चैप्टर्स। पहला चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड चैप्टर जो आपके पास है बेटा, वो कौन सा है? वो है आपका टिश्यूज, ठीक है? थर्ड जो चैप्टर है हमारे पास, वो है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो तीनों ही चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है? तो ये सैंपल पेपर 1 है, ठीक है? ऑलरेडी इसका केमिस्ट्री का पोर्शन रजिस्टर करवा चुके हैं। यू कैन गो देयर एंड यू कैन फाइंड दी वीडियो, ठीक है? और इसी के जो बायो वाला पोर्शन है उसको आज मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है? चलो क्विकली करेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो इन चीजों को, राइट? अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आपको, अगर आपको थ्योरी समझनी है, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी कंसेप्ट में, तो वी हैव वीडियोस ऑन आवर चैनल, ठीक है, जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की है। डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएगा आपको वहां पे। एंड जो हमारा सेकंड चैप्टर है टिश्यूज, वहां पे भी आपको क्या मिल जाएगा, उसकी भी आपकी वीडियोस जो है आपको वहां पे मिल जाएंगी, चैनल पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है? तो यू कैन ऑल्सो वॉच दी, बिकॉज सी, सबसे ज्यादा वेटेज जो बायो में रहती है वो किसकी रहती है? वो रहती है हमारे इन दोनों चैप्टर्स की, ठीक है? इंप्रूवमेंट की वेटेज कंपैरेटिवली कम होती है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू का। कह रहा है व्हाई डू सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स लैक वैक्यूल, ठीक है? क्या कह रहा है? ये पहला नहीं है भाई, अच्छा पहला ही है, ठीक है, ओके, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है व्हाई डू सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम लैक्स वैक्यूल। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे हमारा जो वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल का मेन काम क्या होता है? स्टोरेज, है ना? अब हमें कोई चीज, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूं आपको, हमें अगर कोई भी चीज स्टोर करनी है, राइट? अभी जैसे लॉकडाउन लगा था हमारा 2020 में, है ना? तो 2020 में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, जस्ट लोगों ने क्या किया था? राशन की दुकानों में जाके राशन स्टोर कर लिया घरों में, है ना? क्यों उस टाइम पे इतना स्टोरेज क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनको पता है कि अब जो आने वाला टाइम है वहां पे चीजें बंद रहेंगी, मार्केट बंद रहेगा वहां पे, तभी उन्होंने क्या किया था? स्टोरेज कर ली थी, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हम लोग हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो तब स्टोरेज करता है जब उसको क्या करना पड़े, जब उसको एक ही जगह पे बैठना पड़े आराम से, मतलब कोई काम ना करना पड़े, तब वो क्या करेगा? स्टोरेज करेगा, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं एपिकल मेरिस्टेम की, तो एपिकल मेरिस्टेम जो होती है हमारी, ये रूट और शूट की टिप पे आपको मिल जाती है, राइट? और यहाँ पे सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे सेल्स को आराम से बैठना नहीं है, क्या करना है? एक सेल है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल, इसको डिवाइड करना है, फिर ये आया, फिर दोबारा डिवीजन, तो यानी कि इसको बैठने का मौका ही नहीं मिलने वाला। तो ये स्टोरेज करके करेगा क्या? और अगर स्टोरेज का मेन काम ही नहीं है इस पर्टिकुलर सेल का, तो वैक्यूल की क्या खास जरूरत रहेगी इसके पास? इसीलिए हमारे जो वैक्यूल्स हैं वो नहीं होते कहां पे? एपिकल मेरिस्टेम में, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं, वहां पे जो सेल्स होते हैं, उनको कॉन्टिन्यूसली क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है, राइट? चलिए ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं हम लोग। They store food material? No, they do not store food material. They have thin cell walls. इससे क्या लेना देना है भैया? उनका सेल वॉल थिन हो थिक हो, उससे क्या मतलब? वैक्यूल तो अंदर होता है ना? अच्छा, they contain dense cytoplasm. साइटोप्लाज्म की डेंसिटी से भी क्या लेना देना हमें? क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर हमें वैक्यूल मिलने वाला है। अब यहाँ पे वैक्यूल एब्सेंट है, क्यों? क्योंकि वो एक्टिवली क्या करते हैं बेटा जी? डिवाइड करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग। क्लियर? चलिए, विच ऑफ दीज सेल इज दी लॉन्गेस्ट? बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पर डिस्कशन का तो मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है? इतनी बार आपने पढ़ा है, इससे पहले भी क्लास 8 क्लास में या उससे पहले भी आपने सुना होगा। लॉन्गेस्ट सेल जो है इनमें से वो कौन सा है भैया? बोन, नर्व, स्टमक, हार्ट मसल। वेरी करेक्ट, द आंसर इज नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरॉन भी बोलते हैं। और इस न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है जी, थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूं आपको मैं, ठीक है, एक्सॉन, एंड वी हैव दी सेल बॉडी और साइटन। क्या कहते हैं इसको? सेल बॉडी और साइटन। क्लियर है? चलो, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड एज। अब हमारा जो अमीबा होता है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जब टॉपिक आप पढ़ोगे, ठीक है, फ्रॉम दिस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर, तो आपको उसके एंड में, ठीक है,
क्या मिलेगा आपको? एक टर्म मिलेगा जिसका नाम है एंडोसाइटोसिस, है ना? क्या नाम है जिसका? एंडोसाइटोसिस। तो ये जो एंडोसाइटोसिस होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यानी कि हमारा जो अमीबा है, जो फूड वो एक्वायर करता है, वो क्या करता है? एनगल्फ करता है खाने को सूडोपोडिया के हेल्प से। ठीक है, ये अगर खाना है तो वो क्या करेगा? सूडोपोडिया की हेल्प से खाने को क्या करेगा? एनगल्फ करेगा, अपने अंदर, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर लेके आएगा, है ना? तो एंडो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अंदर, ठीक है, इन। और साइटोसिस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है चीजों को लेके आना है। ठीक है जी। अच्छा, इन साइटोप्लाज्म, क्लियर है? एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड एज एक्सोसाइटोसिस। नो, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो का मतलब क्या हो गया? बाहर। और ये क्या करता है? अंदर लेके आता है खाने को, राइट? तो यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? एंडोसाइटोसिस। प्लाज्मोलिसिस यहाँ पे इन्होंने लिखा है, प्लाज्मोलिसिस तो श्रिंकेज होता है। क्या होता है ये तो श्रिंकेज होता है। किसका? श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म आप बोल सकते हो, ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। किचन ऑफ द सेल, वेरी इजी क्वेश्चन। खाना कहां बनता है? कौन से ऑर्गेनल में बनता है? वेरी गुड, आंसर सी है यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर है। ध्यान रखना, किचन ऑफ द प्लांट अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, किचन ऑफ प्लांट अगर आपसे पूछा जाता है बेटा जी, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा लीफ। क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? लीफ। क्लियर है? चलो, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, प्लांट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है भैया? देखो, हमारे पास दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं प्लांट में, और दूसरे होते हैं हमारे पास, क्या है नाम उनका? परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक वन जो होते हैं हमारे, वो वहां पे सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं, वो तीन टाइप के हैं। ठीक है, एपिकल है आपके पास, देन यू हैव, क्या है इसके बाद? एपिकल है आपके पास। अब एपिकल के बाद वी हैव दिस, क्या बोलते हैं इसको हम? एपिकल हो गया आपका, इंटरकैलरी हो गया आपका, एंड इसके बाद लैटरल हो गया हमारे पास। ठीक है, वैसे ही जो हमारे परमानेंट होते हैं वो दो टाइप के हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट दो टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल परमानेंट तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मेन काम होता है स्टोरेज का, फोटोसिंथेसिस का, है ना? वहीं पे कोलेन्काइमा क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि जब हमारी जो स्टेम होती है वो यंग होती है, या पिटियोल होता है हमारा, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से है? दिस इज ड्यू टू अ टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज कोलेन्काइमा। ठीक है, क्या नाम है इसका? कोलेन्काइमा। ठीक है ना? तो फिफ्थ का क्या हो गया आंसर यहाँ पे? ए। ठीक है ना, कोलेन्काइमा। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू कोलेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा एक पैरेन्काइमा का ही मॉडिफिकेशन है। क्या है ये? क्लोरेन्काइमा का ही मॉडिफिकेशन है। क्लियर है जी? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं? वेरी गुड। ठीक है, तो ये किसका मॉडिफिकेशन है? ये हमारा जो क्लोरेन्काइमा है वो हमारा पैरेन्काइमा का ही मॉडिफिकेशन है, जिसका काम फोटोसिंथेसिस होता है। इसका काम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है? ये हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है भाई? हार्डनेस एंड स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। क्लियर है? चलो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटीज? सबसे ज्यादा अमाउंट में जो हमारा प्लांट है, ठीक है, उसको क्या चाहिए? उसको आयरन चाहिए, जिंक चाहिए, पोटेशियम चाहिए, या मैग्नीज चाहिए? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा, सबसे ज्यादा अमाउंट में उसको चाहिए होता है पोटेशियम आउट ऑफ ऑल दीज फोर। ठीक है, अच्छा, मैग्नीज, जिंक और आयरन तीनों ही क्या है? मैग्नीज, जिंक और आयरन। ये क्वेश्चन किससे है? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से क्वेश्चन है। ये तीनों ही आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्या है? तीनों आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, एंड पोटेशियम इज दी मैक्रो न्यूट्रिएंट। पोटेशियम क्या हो गया आपका? मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्लियर है? चलो, टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी? अगर एक कंट्री का फूड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो उनमें से क्या चीज जरूरी होगी? इंक्रीज प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। बिल्कुल सही बात है, करना पड़ेगा हमें। इजी एक्सेस फॉर पीपल, इजी एक्सेस ऑफ पीपल टू द फूड ग्रेन्स, पीपल शुड हैव मनी टू परचेज द ग्रेन्स। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा?
ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि एक तो आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उनके स्टोरेज को बढ़ाना है, फिर उसका इजी एक्सेस होना चाहिए लोगों के पास, लोग आराम से खरीद, राशन की ज्यादा से ज्यादा शॉप होनी चाहिए गवर्नमेंट वाली। ठीक है, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम जो फूड है वो मिलेगा हमारे लोगों को। ठीक है, इसके साथ ही साथ लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए। भाई देखो, अगर पैसा नहीं होगा तो क्या डेवलप हो जाएगी, पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी की वजह से लोग खाना पीना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से भुखमरी जैसी समस्याएं जो है वो देखने को मिलेंगी, राइट। तो इसलिए तीनों चीजों का अपना अलग एक इंपॉर्टेंस है। क्लियर है। चलिए अब एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग असर्शन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ वीड्स अफेक्ट द क्रॉप यील्ड। बिल्कुल सही बात है। वीड्स क्या होते हैं भैया, वीड्स जो है हमारे वो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं हमारे, जिनको हम उगाना नहीं चाहते। ठीक है, वो अपने आप हमारे फील्ड में ग्रो कर जाते हैं। अच्छा, वीड्स कंपीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। बिल्कुल सही बात है, यानी कि असर्शन भी करेक्ट है। अब देखो, ये अनवांटेड प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ये हमारे उसी क्रॉप फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। अब अगर ये उसी फील्ड में ग्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, तो उससे होगा ये कि भैया आपके पास जो आपका लैंड है, ठीक है, उसके अंदर जो स्पेस है, उस स्पेस के लिए अब ये भी फाइट करने वाले हैं। हमारा जो डिजायरेबल प्लांट है उसके साथ साथ, डिजायरेबल क्रॉप है उसके साथ साथ, ये अनवांटेड प्लांट्स भी को भी स्पेस चाहिए ताकि ये रह सके, वहां पे खाना चाहिए। तो देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग, ठीक है ना, ऑल दीज। सो दैट्स व्हाई असर्शन करेक्ट है और उसका रीजन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चले आगे, अब आ जाते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस पे हम लोग। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, व्हाट हैपेंस टू अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे दो क्वेश्चंस है, पहले ऊपर वाले का जवाब देखते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा, जब भी हम हमारे प्लांट सेल को, ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, अपने प्लांट सेल को जिसमें सेल वॉल होता है, ठीक है, जब भी हम इसको कहां डालते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। किस में डालते हैं बेटा जी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। आप जानते हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमारा होता है जिसके अंदर हाइपर मतलब ज्यादा, है ना, और टॉनिक मतलब सल्यूट, यानी यहां पे इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा रहता है। क्या ज्यादा रहता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द सेल। अगर सॉल्यूट ज्यादा है इसका मतलब पानी क्या हो गया यहाँ पे, कम, है ना, पानी कम है एज कंपेयर टू सेल, प्लांट सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल जो है आपका, ठीक है, इसको हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया है। ठीक है जी, अब आपका यहाँ पे जो वाटर है वो लेस है, अंदर पानी ज्यादा है, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, एक्सो ऑस्मोसिस होगा, यानी अंदर से पानी कहाँ आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, और अल्टीमेटली हमारा जो प्लांट सेल है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक। ठीक है, वो कर जाएगा श्रिंक। अब श्रिंकेज तो होगा, लेकिन सेल वॉल को छोड़ के बाकी जो भी चीजें हैं वो सब श्रिंक हो जाएंगी, लेकिन सेल वॉल श्रिंक नहीं होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो आपका प्रोटोप्लाज्म का श्रिंकेज हो जाएगा, राइट, और आपका सेल वॉल इंटैक्ट रहेगा। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, when we place a plant cell in a hypertonic solution, its protoplasm gets shrink while cell wall remains intact. ठीक है, this phenomena is called as plasmolysis. ठीक है, अब ध्यान दो बेटा यहां पे, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, ठीक है, क्या करूं मैं, अगर मैं किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, प्लाज्मोलाइज्ड सेल का मतलब हो गया वो ऑलरेडी श्रिंक है ना, तो मैं क्या करूं, अगर किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को कहां डाल दूं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर मैं पानी में डाल दूं, यानी यहाँ पे पानी ज्यादा होगा, अंदर पानी कम होगा, है ना, तो ये कैसा बन जाएगा आपका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा आपका, है ना। तो अगर मैं किसी प्लाज्मोलाइज्ड सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या वाटर में डाल दूं तो क्या होगा, water will enter inside, एंडोऑस्मोसिस होगा, ठीक है, एंड अल्टीमेटली द सेल विल बिकम नॉर्मल। ठीक है, सेल नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि सेल क्या हो जाएगा, डीप्लाज्मोलाइज्ड। सेल क्या हो जाएगा आपका, डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा हमारा सेल। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें
कौन से मसल्स इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज में, कौन से मसल इन्वॉल्व रहेंगे, वॉलेंट्री मसल्स इन्वॉल्व रहेंगे या इनवॉलेंट्री मसल्स इन्वॉल्व रहेंगे। वॉलेंट्री मसल्स याद रखो हमारे कौन से मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, हमारे स्केलेटन से अटैच होते हैं, ठीक है ना, और हमारे कंट्रोल में जो एक्शन है उनको ये कंट्रोल कर रेगुलेट करते हैं, राइट। चलिए, तो जंपिंग ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग जंप कर रहा है, ठीक है, तो जंप वो लिम्स से कर रहा है, और लिम्स में कौन से मसल मिलते हैं आपको, स्केलेटल मसल्स मिलते हैं, और स्केलेटल मसल्स कौन से हैं हमारे, वॉलेंट्री मसल्स। तो यहां पे क्या हो गया हमारा वी। पंपिंग ऑफ हार्ट, अब दिल का धड़कना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, इसलिए यहां पे जो मसल्स इन्वॉल्व है आपके वो है कार्डिक मसल्स, एंड कार्डिक मसल्स आर अ टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है ना। अच्छा, राइटिंग विद हैंड, अब भाई लिखना है मुझे या नहीं लिखना, एक तो मैं अपने हाथ का यूज कर रही हूँ, लिम्ब का यूज हो रहा है मेरे, है ना, तो यानी कि ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका स्केलेटल मसल, और साथ ही साथ लिखना ना लिखना मेरे विल के अकॉर्डिंग चलने वाला है। इफ आई वांट टू राइट देन आई विल राइट, इफ आई डोंट वांट टू राइट देन कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो अगेन ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया वॉलेंट्री, ठीक है ना, क्या हो गया आपका वॉलेंट्री। मूवमेंट ऑफ चॉकलेट इन योर इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन में चॉकलेट मूव कर रहा है, वो क्या है, मैंने पहले भी बताया आपको, ये सारे मूवमेंट्स जो अंदर हो रहे हैं, चाहे वो ब्लड का मूवमेंट है, चाहे वो एयर का मूवमेंट है बॉडी के अंदर, चाहे वो फूड का मूवमेंट है, वो सारे इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल करते हैं, यानी कि स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा कार्डियक मसल हो गया, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। चले आगे, ओके, सो द ग्राफ बिलो शोज टू क्रॉप्स, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ में हमें दो क्रॉप्स दिखाई जा रही है, ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो एक आपके पास हो गई आपकी, एक ये जा रही है हमारे पास, ठीक है, तो ये प्लॉट बी है जो मैंने रेड कलर से लगाया है, ठीक है, और जो पिंक कलर से हम लगा रहे हैं वो है हमारा प्लॉट ए, ठीक है, प्लॉट बी आपका रेड कलर हो गया, ठीक है। अच्छा, so the graph below shows two crops yield, plot A and plot B, that have been treated by manures and chemical fertilizers respectively। तो यानी कि जो हमारा प्लॉट A है उसको हमने मेन्योर से ट्रीट किया है, ठीक है, और जो हमारा बी है उसको हमने किससे ट्रीट किया है, उसको हमने फर्टिलाइजर से ट्रीट किया है। कीपिंग अदर एनवायरमेंटल फैक्टर द सेम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सॉरी, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ये, व्हाई डज प्लॉट बी शो सडन इंक्रीज एंड देन ग्रेजुअल डिक्रीज इन यील्ड। अगर आप ध्यान दो ग्राफ में, तो पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास हमारा जो, सो दिस इज योर प्लॉट बी, राइट, तो प्लॉट बी में पहले तो क्या हो रहा है, पहले तो एकदम से यील्ड बढ़ रही है, फिर उसके बाद यील्ड कम हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा जी, क्या होते हैं हमारे, हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर एनरिच्ड विद मेनली एनपीके, किससे एनरिच्ड रहते हैं ये, एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम से एनरिच्ड रहते हैं, दैट्स व्हाई डायरेक्टली उनको ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिल जाते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। बट विद टाइम क्या होता है, विद टाइम ये फर्टिलाइजर्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये न्यूट्रिएंट्स ही ऐड कर रहे हैं, राइट, दे आर नॉट एडिंग, फर्टिलाइजर्स आर नॉट एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। अगर आप नॉर्मल सॉइल के स्ट्रक्चर को देखो, क्या देखो, अगर आप नॉर्मल सॉइल के स्ट्रक्चर को देखो, तो सॉइल के अंदर आपको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर भी मिलता है। तो या अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम जब अपने सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से एकदम से हमारा यील्ड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन विद टाइम सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है, इसलिए यील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर लैकिंग दिस इनऑर्गेनिक मैटर, हेंस दे आर डिग्रेडिंग द क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, राइट। इसीलिए बी में पहले तो आपको अच्छा मिला रिजल्ट, उसके बाद ये डिक्लाइन हो गया एकदम से, ठीक है। चलो, वाई इज द हाईएस्ट पीक इन प्लॉट ए स्लाइटली डिलेड, प्लॉट ए के अंदर जो हमारा हाईएस्ट पीक है वो हमें बाद में क्यों मिल रहा है, यहां पे यहां मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेन्योर जो होते हैं दे डोंट, उनके पास सिर्फ एनपीके ही नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो हैव अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। इसके अलावा तो मेन्योर जो है वहां पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तो होते ही होते हैं बेटा जी, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मैटर भी मिलता है, इसीलिए इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा देर में हमें मिलता है, ठीक है ना। सो द प्लांट टेक्स टाइम टू एब्सॉर्ब दीज इनऑर्गेनिक nutrients as the amount of inorganic nutrients which are present in the manure is comparatively less, ठीक है ना।
इसलिए थोड़ा सा देर में आपको पीक मिल रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेक्शन सी की तरफ आ जाते हैं यहाँ पे। अब सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स? ठीक है, अब लाइसोसोम्स जो होते हैं हमारे, उनको हम सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं भैया? क्या रीजन होगा इसके पीछे का, बताएंगे जल्दी से? कमेंट करो फटाफट से भैया कि क्या रीजन है, क्यों लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग्स बोल रहे हैं। हाँ जी, कोई आंसर है आप लोगों के पास? जल्दी बताएंगे, बताओ भाई बताओ, क्यों बोलते हैं हम लोग, वाई डू वी कॉल? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा लाइसोसोम है, ठीक है, क्या है हमारा जो लाइसोसोम है, उसको हम सुसाइडल बैग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर क्या मिलते हैं आपको? लाइसोसोम्स के अंदर आपको मिलते हैं एंजाइम्स, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का काम होता है डिग्रेड करना। क्या काम होता है इनका? डिग्रेड करना, राइट। अब अगर ये कुछ डिग्रेड कर रहे हैं, क्या डिग्रेड कर रहे हैं? जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इनको डिग्रेड करने का काम कौन कर रहा है? हमारे ये सुसाइडल बैग्स के अंदर बैठे हुए एंजाइम। अब देखो, जैसे ही सेल हमारा डैमेज हो जाता है, किसी भी रीजन की वजह से अगर सेल हमारा डैमेज हो जाता है, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? आपका ये जो सुसाइडल बैग है, लाइसोसोम है, वो रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। अब ये रप्चर हो जाएगा, अगर ये फट जाएगा तो क्या होगा बेटा जी? तो हमारे पास हमारा जितने भी कंपोनेंट, जितने भी एंजाइम्स अंदर बैठे हुए थे, वो सारे स्प्रेड हो गए हैं सेल में, और अल्टीमेटली हमारे जो भी सेल के कंपोनेंट्स हैं, उन सबको ये एंजाइम्स डाइजेस्ट कर लेंगे। यानी कि सेल ने खुद ब खुद अपने ही ऑर्गेनल के हाथों अपने आप को मरवा दिया, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं हम? सेल ने सुसाइड कमिट कर लिया, राइट। तो दैट्स व्हाई दीस लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज दी सुसाइडल बैग्स, ठीक है। तो इसको फ्रेम करो एंड जस्ट ट्राई टू राइट इट, ओके। चलिए, राइट, चलो तो इसको एक बार लिख लेते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। कैसे लिखने वाले हैं? तो देखो, लाइसोसोम्स जो होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर क्या मिलते हैं आपको? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या मिलते हैं आपको? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स करते क्या है? दे बेसिकली डिग्रेड दी डिग्रेड दी मटेरियल्स, ठीक है, डिग्रेड दी मटेरियल्स, मेनली वेस्ट मटेरियल या हार्मफुल मटेरियल जो होता है हमारा, उसको डिग्रेड करने का काम ये करता है, ठीक है। तो जब हमारा सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है, जब सेल में किसी भी तरीके का डैमेज होता है, वैसे ही लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम बर्स्ट करता है, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है? बर्स्ट करता है, और जितने भी इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बैठे हुए थे, दे स्प्रेड ऑल ओवर, ठीक है, दे स्प्रेड ऑल ओवर दी, कहां स्प्रेड कर जाएंगे ये? दे स्प्रेड ऑल ओवर दी सेल, ठीक है, ऑल ओवर दी सेल, अल्टीमेटली डाइजेस्टिंग ऑल दी सेलुलर components, and hence we can say the cell has committed suicide. That's why these are known as the suicidal bags. Clear है जी? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? Very good. Classify meristematic tissues on the basis of region they are present. Also mention their function. तो हमें क्या करना है? हमें मैरिस्टमैटिक, ठीक है, हमें क्या करना है? हमारे मैरिस्टमैटिक टिश्यू को क्लासिफाई करना है बेस्ड ऑन द रीजन, ठीक है, जहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला जो हमें मिलते हैं टिप पे, रूट की और शूट की, उसको कहते हैं एपिकल मैरिस्टमैटिक टिश्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एपिकल मैरिस्टमैटिक टिश्यू, ठीक है। सेकंड जो है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? ये कहां मिलता है हमें? नोड के पास मिलता है, इसे कहते हैं हम इंटरकैलरी, इसे कहते हैं हम इंटरकैलरी मैरिस्टमैटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मैरिस्टमैटिक टिश्यू। क्लियर है? चलिए, लास्ट जो है हमारे पास, वो क्या हो गया? एपिकल मेरिस्टेमेटिक इंटरकैलरी। अब ये मिलता है हमें कहां पे? जाइलम और फ्लोएम के बीच में। दिस इज कॉल्ड एज लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, इसे कहते हैं हम क्या? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। फंक्शन क्या हो गया इसका? ये किसमें हेल्प करता है? ये हमारे रूट और शूट को इलोंगेट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। रूट और शूट को इलोंगेट करने में हेल्प करता है, अल्टीमेटली प्लांट की हाइट को बढ़ाता है, ठीक है, प्लांट की हाइट को ये क्या करता है? बढ़ाता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो नोड के पास मिलता है, ये इंटरनोडल इलोंगेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बेटा जी? इंटरनोडल इलोंगेशन में हेल्प करता है। क्या मतलब हुआ इसका?
ये आपके पास अगर स्टेम है, ये आपका नोड है, ठीक है, तो ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, इन दोनों के बीच का रीजन क्या कहलाता है? इंटरनोड। तो यहाँ पे आपको इधर कहीं मिलने वाला है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यहाँ पे सेल्स डिवाइड करेंगे तो ये जो गैप है इंटरनोड रीजन का, जो गैप है वो बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं इंटरनोडल एलोंगेशन। लैटरल का काम क्या होता है? गर्थ, प्लांट की गर्थ को बढ़ाना, ठीक है ना, विड्थ को बढ़ाना। सो दिस इज अबाउट दी फंक्शंस ऑफ दीज 3 टाइप्स दैट वी हैव, ठीक है। कमिंग टू द सेक्शन डी, अब सेक्शन डी से भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, और सेक्शन ई से भी हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो पहले सेक्शन डी को देख लेते हैं। On the basis of number of cells, living organisms are classified as unicellular and multicellular, ठीक है। उस बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। किन्हीं भी 2 यूनिसेलुलर में, तो एक हो गया आपका अमीबा, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। यूग्लिना, ये सब क्या हो गए हमारे? ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज मेंट बाय डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है द मल्टीसेलुलर, द सेल्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सेल्स सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर ग्रुप टुगेदर, ठीक है, आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, ठीक है, ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, ठीक है ना। यही मतलब है क्या? डिवीजन, यानी कि काम सारे सेल नहीं कर रहे, जो सेल सेम काम कर रहे हैं उसको ग्रुप बना दिया और टिश्यू बना दिया, वो टिश्यू फिर एक काम करने वाला है आगे चल के, ठीक है। नेम 1 प्रोकैरियोटिक एंड 1 यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक में बेटा बैक्टीरिया हो जाएगा आपका, ठीक है, और यूकैरियोटिक में बेटा आपका अमीबा हो जाएगा, ठीक है ना, अमीबा हो जाएगा। चलिए, एवरी मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो होता क्या है? वी हैव मेल गैमीट, ठीक है, एंड वी हैव अ फीमेल गैमीट, ठीक है। सो व्हेन दीज 2 गैमीट्स फ्यूज टुगेदर, तो मेल और फीमेल गैमेट होगा हमारे पास। तो जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड दिस जाइगोट इज एक्चुअली अ सिंगल सेल। ये जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है, एंड दिस सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स एंड इट फॉर्म्स द whole organism. Clear? Write one common feature between amoeba and white blood cells. क्या कॉमन फीचर है इनके बीच में? भैया दोनों की ही शेप कैसी होती है? इररेगुलर, ठीक है। शेप कैसी है दोनों की? बोथ आर इररेगुलर शेप्ड, ठीक है। सो दिस इज द कॉमन फीचर बिटवीन योर अमीबा एंड योर ब्लड सेल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइनली सेक्शन डी के पास, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे है आपका फिगर, आपको यहाँ पे बतानी है, जो कि यहाँ पे गायब है, ठीक है। द फिगर इज नॉट देयर, बट एक्चुअल में फिगर है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमें इस तरीके से 2 फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है। एक में हमारे पास ये सेल्स हैं, ठीक है, लाइक दैट, आई जस्ट मेक इट मोर क्लियर, ठीक है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है, दोनों जगह पे इस तरीके से हमारे पास सेल्स हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे सेल प्रॉपर इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। तो आपको ए और बी को आइडेंटिफाई यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो तो दोनों ही प्लांट सेल है, क्यों? क्योंकि दोनों के बाहर ही क्या है? एक सेल वॉल प्रेजेंट है ना। लेकिन यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रॉपर इंटैक्ट दिखाई दे रही है ना, और यहाँ पे श्रिंकेज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? ये हमारे पास प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, और ये हमारे पास डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, ठीक है। तो ए क्या हो गया हमारे पास? डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास? डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और बी क्या हो गया हमारे पास? प्लाज्मोलाइज्ड सेल, यानी कि सेल क्या हो गया यहाँ पे? श्रिंक हो गया है। व्हाट विल हैपन इफ बी सेल्स आर केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम बी सेल्स को, यानी प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स को कहां पे रखेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो क्या होगा? मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर आप बी प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या पानी में रखते हो तो वो डी प्लाज्मोलाइज हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वो डी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाते हैं। इसका मतलब दे विल अगेन रिफॉर्म टू ए, ठीक है ना। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? दोबारा ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये आपसे पूछ रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा जी? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है दोनों जगह, यानी कि इन द सॉल्यूशन एंड इनसाइड द सेल सेम होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन
सेम, ठीक है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, ठीक है ना, सेल इनसाइड सेल ऑल्सो, इनसाइड सेल एंड इन सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों जगह क्या है, दोनों जगह ही क्या है, दोनों जगह ही आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा है आपसे प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। चलो, तो ये मुझे दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑल द क्वेश्चंस दैट आर देयर, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड थे आपके, जो कि आपके तीनों चैप्टर से रिलेटेड थे, ठीक है। इसी तरीके से हमने आज का सैंपल पेपर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैंपल पेपर 2 के बारे में, ठीक है, जहां पे कुछ नए क्वेश्चंस एक नए तरीके से आएंगे, देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस क्वेश्चंस, ठीक है। टिल देन प्रैक्टिस करते रहो, कोई डाउट होगा तो यू कैन कमेंट बिलो, ठीक है, यू कैन आस्क कि हाँ यहाँ पे ये डाउट है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योर एनसीईआरटी, राइट, डू नॉट गो बियॉन्ड एनसीईआरटी, जितना एनसीईआरटी में कंटेंट है दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है, उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, XYZ, जब तक आप बुक रीडिंग नहीं करोगे तब तक उन चीजों, वो चीजें आपकी परफेक्ट नहीं होने वाली, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू रीड द एनसीईआरटीज एंड मेक योर नोट्स बाय योर ओन सेल्फ, ठीक है। चलिए, तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई विल सी यू टुमारो विद द सैंपल पेपर 2। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।